कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्टिव पैसिव है, नाउन है, आर्टिकल है, इन सारे वीडियोस हमने डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट एक ये है कि जब भी आप वीडियोस को देखें तो जिस चैप्टर को देखें उसको 1 बाय 1 करके देखें। मीन्स कहने का मतलब ये है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मतलब पार्ट वाइज आप देखें। अगर जैसे उल्टा पुल्टा देखने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई चैप्टर पकड़ें तो आप उसको 1 बाय 1 करके मतलब चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज उनको आप देखें, ठीक है। तो आपको अच्छी और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एसएसएल हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सबके लिए हमारे वीडियोस जो हैं बेनिफिशियल हैं और बहुत ही डिटेल में ग्रामर आपको दी जा रही है, ठीक है। मैं गारंटी ले सकता हूं कि इतनी डिटेल में शायद कोई ना पढ़ाता हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन का मैंने फर्स्ट वीडियो डाल दिया है। आज सेकंड वीडियो जिसमें बेसिक का प्रोनाउन था और उसमें से एक प्रोनाउन, जैसा कि आपको पता है कि आवर प्रोनाउन इज़ डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। उसमें से फर्स्ट वन था पर्सनल प्रोनाउन। आई हैव टॉट यू कि मैंने पढ़ा दिया। आज जो हमको पढ़ने वाला है वो टुडेज प्रोनाउन इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज प्रोनाउन नंबर सेकेंड। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा कि आपको पता ही है संकेतवाचक सर्वनाम। ये एक ऐसा मतलब प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता है। इसका नाम ही है जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ये हमारे पास दो होते हैं। दो हमारे पास शब्द ऐसे हैं जो संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए इन प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। और वो कौन कौन से दो प्रोनाउन हमारे हैं वो आपको दिखाते हैं। ये इसमें हमारा एक है दिस का मतलब है यह, और एक हमारा है डैट का मतलब होता है वह। तो दिस का जो बहुवचन हमारा होता है वो होता है दीज, इसका मतलब होता है ये, और इसका बहुवचन है दो, इसका मतलब होता है वो। ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यही होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अगर इनके साथ नाउन लग के आता है तो यही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर ये नाउन के बगैर इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब नाउन की जगह पर अगर इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसा कि पता है ये क्या है, हमारा सिंगुलर नंबर है और ये लगाते हैं फॉर नियर, ये पास के लिए लगाते हैं। ये हमारा प्लूरल नंबर है और ये क्या लगाते हैं, फॉर नियर, पास के लिए लगाते हैं, ठीक है। ये सिंगुलर नंबर है, ये मतलब एक के लिए लगाते हैं और ये बहुत सी चीज़ों के लिए लगाते हैं। और दैट मतलब होता है वह, और ये लगाते हैं फॉर डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए लगाते हैं। और ये हमारा सिंगुलर नंबर है और ये लगाते हैं फॉर डिस्टेंस ही के लिए लगाते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्लूरल नंबर है। ये इस तरीके से ये हमारे प्रोनाउंस हैं। जैसा कि आपको जानते हैं कि दिस का जो प्रयोग किया जाता है, दिस और दैट का, ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी चीज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस कराते हैं, परिचय कराते हैं, तो उसके लिए हम दिस और दैट और दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। दिस एक वचन है, दीज बहुवचन है, दैट एक वचन है और दोज बहुवचन, मीन्स सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर है, इस तरीके से। और देख लेते हैं, जैसे ये हमारे पास में एक पेन है तो हमने इसकी तरफ इशारा किया कि दिस इज़ माई पेन, तो ये हो जाएगा दिस इज़ माई पेन। ये हो गया दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, ये इस तरीके से हो गया दिस इज़ माई पेन। ये पास के लिए है। और अगर हमने दो पेन ले लिया, अब ये जैसे दो हैं हमारे पास में हैं और संकेत करने के लिए कि ये मेरे कलम है, तो आपको बनाना रहेगा दीज आर माई, और पेन का हो जाएगा पेन्स, दीज आर माई पेन्स। ये ऐसे हो जाएगा दीज आर माई पेन्स, इस तरीके से हो जाएगा। अब दूर है, जैसे कमरे में दूर उधर घड़ी लगी है तो आपको बोलना है कि वो मेरी घड़ी है, तो वह मेरी घड़ी है, तो ये हो जाएगा दैट इज माई वॉच। अब ये क्या है, दूर के लिए लगाते हैं, लेकिन संकेत इसको भी संकेत मतलब इंडिकेशन के लिए लगाते हैं। और वो अलमारी में दूर किताबें रखी वो भी मेरी हैं, तो हमने जैसे कहा वो किताबें मेरी हैं। तो दूर के लिए अगर प्लूरल नंबर है तो दोज लगाते हैं, तो ये हो गया
दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स, इस तरीके से। तो अगर देखा जाए कि दिस इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है, तो दिस का मतलब ये मेरा कलम है, दिस का मतलब ये मेरा कलम है। तो ये क्या, तो ये हमने पेन की जगह पर लगाया, पेन हमारा नाउन है और नाउन की जगह पर जो लगाया तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन हो गया और प्लस ये ऐसे संकेत करता है कि ये वाला, तो इसीलिए इसको नाम दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और फिर हमने लगाया दीज आर माई पेन्स, तो दीज आर माई पेन्स, दीज क्या, ये मतलब पेन्स की जगह पर हमने लगाया है। और फिर तो अब तो ये पेन्स की जगह पर नाउन है हमारा पेन, तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन। और फिर इशारा करने के लिए लगाया है तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो ये भी हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से इधर दैट इज़ माई बुक, तो वो दैट इज़ माई वॉच, वो मेरी घड़ी है, तो वो क्या, वो हमारी वॉच। तो वॉच की जगह पर हमने लगाया, वॉच जो हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन की जगह पर लगाया तो ये हो गया प्रोनाउन, और प्लस संकेत करने के लिए लगाते हैं तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी तरीके से ये भी है कि दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं, तो वो क्या, वो हमारी किताबें की बात की जा रही है, तो ये बुक्स की जगह पर लगा है तो ये प्रोनाउन हो गया, और प्लस संकेत करने के लिए लगाया गया तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इस तरीके से तो हमारे पास दो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस और दैट। अगर इनके साथ नाउन लग के आता है तो यही प्रोनाउन हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। अगर इनके साथ ये बगैर नाउन के आते हैं, नाउन की जगह पर आते हैं, तो फिर इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इनसे जो हमारी एरर्स बनती है तो पहले हम प्रोनाउंस को पढ़ लेते हैं, फिर इनसे रिलेटेड जो भी एरर्स बनती हैं वो आपको बताया जाएगा, वो भी सीक्वेंस में और काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई जाएंगी। अगला प्रोनाउन क्या है, आओ हम देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं, हमारा तीसरा प्रोनाउन है जिसका नाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तीसरे प्रोनाउन का हमारा क्या नाम है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसा इसका नाम ही पता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोनाउंस क्वेश्चन आर आस्क्ड। क्या किया जाता है, हम सवाल पूछते हैं, मतलब प्रश्नवाचक जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, दीज आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, इनसे सवाल पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर जो लगेंगे वो तो प्रोनाउन होंगे ही, जो नाउन्स की जगह पर लगेंगे उनको प्रोनाउन कहेंगे, और प्लस सवाल भी किया जाएगा, तो इसीलिए इनका नाम रखा गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे आपके सामने है हु है और ये हुम है, और ये हुज है, विच है और वाट है। तो हु जैसा आप जानते हैं ये व्यक्तियों के लिए लगता है, सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। हुम मीन्स होता है किसका, ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, व्यक्तियों के लगाते हैं। हुज ये व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए लगाते हैं, पजेसिव केस में इस्तेमाल होता है। विच जो है ये व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए लगाते हैं सिलेक्शन के लिए, तो ये विच जो है ये सिलेक्शन के लिए लगाते हैं। वाट जो है सिर्फ वस्तुओं के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो इनसे सवाल पूछा जाता है, इसलिए इनका नाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रखा गया है। जैसे पहले अगर हम किसी के नाम की जगह पर लगाएं, जैसे कोई बंदा खड़ा है उसका नाम हमको नहीं पता है तो हम पूछते हैं हु आर यू, तुम कौन हो। तो पहला हमारा जैसे हो गया हु आर यू, तुम कौन हो, क्वेश्चन मार्क। तो हु आर यू, तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे रवि है, तो रवि का हमको नहीं पता था नाम, तो उसकी जगह पर जैसा कि आपको बताया गया था कि जिसका नाम नहीं पता होता है तो उसकी जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो हु आर यू हमको नहीं पता था कि वो रवि है, लेकिन अगर जान गए तो रवि ये हमारा नाउन है और रवि की जगह पर हमने हु लगाया तो ये हो गया प्रोनाउन, और प्लस सवाल भी किया जा रहा है कि कौन हो तुम, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तुमने किसको पढ़ाया, तो हुम किसको पढ़ाया, whom did you teach। अब इसमें लिखा है तुमने किसको पढ़ाया, ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। तो किसको पढ़ाया, मान लीजिए आपने सीता को पढ़ाया, तो सीता की जगह पर लगा है तो इसीलिए इसका नाम प्रोनाउन रखा गया, और प्लस सवाल भी करता कि किसको, तो इसीलिए इसका नाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब जैसे लिखा है whose is this हाउस, ये घर किसका है, क्वेश्चन मार्क। तो हुज इज़ दिस हाउस, ये घर किसका है, तो हुज का मतलब किसका, घर, तो ये हो गया हाउस की जगह पर लगा है तो ये प्रोनाउन हो गया। हाउस की जगह पर लगा है किसका घर, तो किसका क्या, घर ना, तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन, और प्लस सवाल भी किया गया तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज इज़ दिस हाउस, ये घर किसका है। अब जैसे लिखा विच इज़ योर
पेन, आपका कलम कौन है। तो विच इज योर पेन, मतलब विच मीन्स कौन सा, क्या कौन सा, तो कौन से की जगह पर है हमारा पेन। तो पेन हमारा नाउन है, नाउन की ये हमारा नाउन है, तो नाउन की जगह पर लगा तो ये प्रोनाउन हो गया और प्लस सवाल भी किया गया है तो इसीलिए इसका नाम रखा गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और फिर हमारा है जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है। जैसे हमने इस तरीके से पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो ये हमारा पेन है। तो व्हाट किसकी जगह पर लगा है, पेन की जगह पर लगा है, तो पेन की जगह पर लगा है तो ये प्रोनाउन हो गया, प्लस सवाल भी किया गया तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हु है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है, इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन सब का प्रयोग एक नाउन की जगह पर किया जा सकता है, एक नाउन की जगह पर करते हैं, सो दैट्स वाई वी कॉल इट प्रोनाउन। और फिर दूसरी बात है कि इनसे सवाल भी पूछा। द सेकेंड थिंग इज दिस दैट वी यूज दिस वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चन, और सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो दैट्स वाई वी कॉल देम प्रोनाउन इंट्रोगेटिव। तो इसीलिए इनका पूरा नाम हो जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो दैट इज वाई वी कॉल दीज वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें हु जो है व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है सब्जेक्टिव केस, हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस है और ये व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, हुज जो है हमारा पजेसिव केस व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए लगाया जाता है, और विच भी ये व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए लगाया जाता है, ये भी सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, और वाट जो है वस्तुओं के लिए लगाया जाता है। तो ये हमारे सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड हमारी क्या गलतियां बनती हैं और कहाँ पर इनको लगाया जाता है, लगाने के तरीका क्या है, तो पहले हम सीक्वेंस में पूरे 9 के 9 जो प्रोनाउंस हमारे दिए गए हैं इनको हम पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर इनसे रिलेटेड जो भी एरर्स बनती हैं मैं आपको 1 बाय 1 करके सिखाऊंगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला हमारा प्रोनाउन क्या है। आइए देख लेते हैं कि 4th नंबर हमारा प्रोनाउन क्या है। उसका नाम हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। उसका नाम क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि आपको पता है, इसके नाम ही से आपको पता चल गया होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये एक ऐसा सर्वनाम है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं चलता। इससे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलता है कि कितने लोग थे या कितनी वस्तुएं थीं। एक बार मैं फिर से बता देता, आई रिपीट, कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है कि ये प्रोनाउन किसी अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु की तरफ बोध करता है, इशारा करता है, मतलब एग्जैक्टली नंबर का पता नहीं चलता, इसीलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपके सामने है जैसे वन है, नन है, दे है, ऑल है, मेनी है, फ्यू है, अदर्स है, सम है, एनीथिंग है, नथिंग है, समथिंग, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, ये सब का सब इंडेफिनिट प्रोनाउन के तरीके से प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनसे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल पाता है। ठीक है, एग्जैक्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है नहीं पता चल पाता है। ये जैसे किसी ने मेरे कलम को चुरा लिया तो हमको बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता कि किसने चुराया। हाँ, ये पता है कि कोई मनुष्य होगा, कोई आदमी ही होगा जिसने कलम को चुराया है, तो ये एक ज्ञान तो है सब्जेक्ट का, लेकिन अनिश्चित है, तो इसीलिए इसका नाम इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है या रखा गया है। और देखें, जैसे एक आदमी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, एक व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। ये आपको बात याद रखने की, अगर आगे वन आएगा तो वन का मतलब होता है कोई एक बंदा, एनीबडी, कोई एक बंदा मतलब एनी पर्सन, तो वन के साथ हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव में वंस आता है, यहाँ पे कभी भी हिज नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो वन एक आदमी को वादा निभाना चाहिए, तो यहाँ पर एक आदमी को पर्टिकुलराइज नहीं किया गया कि किसको वादा निभाना। वन का मतलब यहाँ पे सबके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम इंडेफिनिट प्रोनाउन रखा गया है। ये क्या हो गया, किसी व्यक्ति की जगह पर लगा है, तो किसी व्यक्ति की जगह पर लगा तो प्रोनाउन, और ये अनिश्चित है तो इसीलिए इसका नाम इंडेफिनिट प्रोनाउन रखा गया। जैसे लिखा है नन कैन डू इट, नन कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता। अब जो कोई काम है जैसे, तो उसे करने वाले व्यक्ति ही होंगे, तो व्यक्ति की जगह पर हमने नन लगाया तो प्रोनाउन हो गया, और एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है तो इसीलिए इसका नाम इंडेफिनिट प्रोनाउन रखा गया। ये हमारा प्रोनाउन हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब जैसे लिखा दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, उन लोगों ने अपने काम को कर लिया है, तो दे का मतलब है उन लोगों ने, तो उन लोगों से हमारा एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं चल रहा है, तो इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं।
अब इसमें आल है, जैसे लिखा आल वर ड्रॉन, सब के सब डूब गए। ऑल वर ड्रॉन इनटू द रिवर, सब के सब नदी में क्या है, डूब गए। बस जो पलटी सब के सब नदी में डूब गए। तो सब के सब एग्जैक्ट नंबर कितना था वो हमको नहीं पता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। तो आपके सामने वन है, नन है, दे है, आल है, मेनी है, फ्यू है, अदर्स है, सम है, एनीथिंग है, नथिंग है, समथिंग है, समवन है, एनीबडी है, नोबडी है। ये सब के सब एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित स्थान की तरफ संकेत नहीं करते। सो दैट्स वाई वी कॉल देम इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। इनसे रिलेटेड हमारी क्या गलतियां बनती हैं, एग्ज़ाम के अंदर कैसा एरर्स आता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा ये पूरे पढ़ाने के बाद। अगला प्रोनाउन क्या है, आओ देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं हमारा 5th नंबर प्रोनाउन क्या है। 5th नंबर हमारा जो प्रोनाउन है उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जैसा आपको पता ही है, इसकी हिंदी से आप जान जाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंध बताने वाला सर्वनाम। हिंदी अगर आप नहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंध बताने वाला प्रोनाउन। ये ऐसा प्रोनाउन है जो दो सेंटेंसेस के बीच में संबंध बताता, मतलब ये सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और इसके पहले जो नाउन आता है उससे ये उससे रिलेशन दिखाता है दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए। आई रिपीट कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और अपने सेंटेंस में आए हुए पहले वाले नाउन से दूसरे सेंटेंस का रिलेशन बताता है। इसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन रखा गया है। आपके सामने लिखा है, जैसे मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो द बॉय। मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ हु स्टोल योर वॉच, जो आपकी घड़ी को चुराया था। मैं उस लड़के को नहीं जानता जो तुम्हारी घड़ी को चुराया था। तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नाउन है कि मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ। जो कौन ये हु जो है, जो बॉय की जगह पर लगाया गया है, बॉय की जगह पर हमने क्या लगाया, हु। तो बॉय हमारा नाउन है, तो नाउन की जगह पर लगा तो प्रोनाउन, और प्लस ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा तो इसको रिलेटिव बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस का जोड़ने का काम करता है और अपने से पहले आए हुए नाउन्स को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है। सो दैट्स वाई वी कॉल इट रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला दिया है, जैसे यू beat the boy, you beat the boy, ये यू बीट द बॉय whom यू टॉट अर्लियर। तुमने एक ऐसे लड़के को पीटा है जिसे तुम पहले पढ़ाते थे। तो ये हमारा क्या है, लड़की। तुमने एक ऐसे लड़के को पीटा, तो ये नाउन है, और ये बॉय की जगह पर आया है तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। और तुमने एक ऐसे लड़के को पीटा है जिसको तुम पहले पढ़ाया करते थे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसमें ये रिलेशन भी बता रहा है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया गया। यू टॉट द अर्लियर, तो किसे तुम पढ़ाते थे, लड़के को। तो यहाँ पर हुम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस के तरीके से इस्तेमाल किया गया है और दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। आई मैरिड द गर्ल whose father is an engineer।
मैंने एक लड़की से शादी कर लिया जिसके पिता इंजीनियर हैं। तो ये क्या है, लड़की हमारी क्या है, नाउन है। और पिता किसके हैं, पिता हैं लड़की के। तो ये लड़की के पिता हैं, तो लड़की की पिता की जगह पर यूज़ किया गया है, तो इसको प्रोनाउन बोलते हैं। प्लस दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। आई मैरिड द गर्ल, मैंने उस लड़की से शादी कर लिया जिसके पिताजी क्या हैं, एक इंजीनियर है। इस तरीके से जैसे हु है, होम है, हुज है, या विच भी। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है जो सोने की बनी है। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी है। मेरे पास एक घड़ी है जो सोने की है। तो वॉच हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन की जगह पर प्रोनाउन लगा है, जो मतलब घड़ी। तो ये प्रोनाउन हो गया, तो ये हो गया प्रोनाउन। दो सेंटेंसेस को जोड़ा, तो इसीलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन रखा गया है। ठीक है, तो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और अपने से पहले आए हुए नाउन से रिलेशन बताता है दूसरे सेंटेंस का। तो इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन इसे बोलते हैं। जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। वो सेंटेंस के शुरुआत में लगाए जाते हैं तो उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, और ये दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो इनको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। दोनों वही होते हैं, सेम होते हैं, देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता। वो सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अगला प्रोनाउन क्या है, आओ देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं कि हमारा 6 नंबर कौन सा प्रोनाउन है। 6 नंबर हमारा प्रोनाउन है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसकी हिंदी होती है प्रत्येक वाचक सर्वनाम या विभाग सूचक सर्वनाम। जैसा कि आपको हिंदी से ही पता चल गया होगा, प्रत्येक वाचक सर्वनाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या विभाग सूचक प्रोनाउन। इसमें क्या होता है कि जैसे कितने भी लोग हैं उनमें से काम बांट करके दिया जाता है, लेकिन जिसको दिया जाएगा वो सबके लिए होगा, तो इसीलिए इसका विभाग सूचक प्रोनाउन सर्वनाम या फिर प्रत्येक वाचक सर्वनाम कहा जाता है। इस प्रोनाउन से क्या होता है कि वाक्य में आए हुए व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराया जाता है। आई रिपीट कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है कि सेंटेंस में आए हुए जो हमारे सब्जेक्ट हैं, आए हुए व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक की तरफ बोध कराया जाता है। और ये जो विभाग सूचक जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये मात्र हमारे पास 3 हैं। उसमें से ईच है, ईदर है और नीदर है। जैसे ये सब के सब 2 के लिए लगाए जाते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ कैन गो, मतलब इन 2 लड़कों में से कोई भी जा सकता है। अगर दोनों के लिए काम जो किया जा रहा है वो प्रत्येक के लिए किया जाता है। जो भी काम हैपन होता है, जो भी काम होता है वो प्रत्येक के लिए होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्योंकि ये बांट करके जितने भी लोगों के लिए काम दिया जाता है वो सब के लिए होता है। तो जैसे लिखा ईच ऑफ द बॉयज़ कैन गो, मतलब जैसे 2 बॉयज़ हैं तो कोई भी जा सकता है, चाहे ये वाला चला जाए चाहे वो वाला चला जाए। रीड ईदर ऑफ दीज बुक्स, इन 2 किताबों में से तुम कोई भी पढ़ सकते हो, मतलब प्रत्येक के लिए काम है। इन 2 किताबों में से तुम कोई भी किताब पढ़ सकते हो। रीड ईदर ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों में से कोई भी पढ़ सकते हो। नीदर ऑफ द 2 सर्वेंट्स केम, 2 नौकरों में से कोई भी नहीं आया, ना वो वाला आया और ना ये वाला आया। तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं वो हमारे ईदर हैं, नीदर है और ईच है। इसमें आप चाहे जितने सेंटेंस बना लें, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा एडजेक्टिव भी होता है तो वो नाउन के साथ आता है, और ऑफ लग के जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज बॉयज़ कैन गो, इन दोनों लड़कों में से कोई भी जा सकता है। रीड ईदर ऑफ दीज बुक्स, इन 2 किताबों में से कोई भी पढ़ सकते हो। नीदर ऑफ द 2 सर्वेंट्स केम, इन 2 नौकरों में से कोई भी नहीं आया। तो जो भी काम किया जाता है वो प्रत्येक के लिए काम किया जाता है। ठीक है, वीडियो की लेंथ को देखते हुए यहीं पर ये वीडियो जो है फिनिश किया जा रहा है। ठीक है, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मेरी पिछली वीडियोस को देख लें। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं, बहुत सारे रिलेटेड चैप्टर जो हैं आपके एग्ज़ाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं, उन चैप्टरों को मैंने पूरी तरीके से पढ़ा करके चैनल पे डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे अंजाम तक, एक बेहतर एक सक्सेस की तरफ आप थोड़ा सा कदम बढ़ा सकते हैं, अपने एग्ज़ाम को एक बेहतर तैयारी दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो में कल, और तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।